आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। वक्फ तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अगले हुक्म तक वक्फ के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली न करने की हिदायत। 5 मई को होगी अगली समाअत। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी जबान बोलना होगा। रियासत में हर कोई मराठी के साथ साथ मुल्क की दीगर जबानें भी सीखे। वज़ीर आला फडणवीस का बयान। कांग्रेस ने फरकाना हम आंगी को फरोग देने के लिए नागपुर में सद्भावना शांति सभा का किया इनकार। विजय वडेट्टीवार ने कहा, आरएसएस और बीजेपी मुल्क में चाहती है तनाव। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जलगांव में किया गया एहतजाजी मुजाहरा। वक्फ अमलाक को हड़पने की है मंशा। नए कानून को मनसूख करने का किया मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। वक्फ तरमीमी एक्ट से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी समाअत हुई। अदालत ने इशारा दिया कि वो वक्फ कानून के 3 अहम पहलुओं पर उबूरी हुक्म जारी कर सकती है। अदालत में मरकजी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई भी उबूरी हुक्म जारी करने से काबिल हुकूमत को अपना जवाब पेश करने का मौका दिया जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त को तस्लीम करते हुए मरकज़ को 7 दिन की मोहलत दी है ताकि वो तफसीली जवाब दाखिल करे। इस दौरान अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगले हुक्म तक वक्फ के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में किसी भी नई तकर्री पर भी रोक रहेगी, जबकि वक्फ हाई बाय यूज़र्स में भी किसी किस्म की तरमीम नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ मजमूई तौर पर 73 रिट अर्जियाँ दायर की गई हैं। अदालत ने तमाम फरीक़ैन से कहा कि वो आपस में मशवरा करके 5 ऐसे अहम एतराज़ात तय करें जिन पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि अदालत के मुताबिक 110 से ज़ायद फ़ाइलें पढ़ना मुमकिन नहीं है। अदालत ने नोडल काउंसिल के ज़रिए इन नुकात को तय करने की हिदायत दी है। अगली समाअत 5 मई को मुकर्रर की गई है और सिर्फ 5 बुनियादी अर्जी गुजारों को इसमें पेश होने की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस उबूरी फैसले को वक्फ से मुतल्लिक़ा उमूर में एक अहम पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ मौजूदा हैसियत बरकरार रहेगी बल्कि किसी भी मुमकिना नई तकर्री या तब्दीली पर फ़िलहाल पाबंदी आयद होगी। Each and every amendment, I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं
जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि जो भी हम किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन हम नया नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वक्फ बाय यूज़ इस्तेमाल होती आई हैं प्रॉपर्टियाँ वो रहेंगी, जो मसाजिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, तमाम ऐसे ही रहेगा। और वक्फ के जो मेंबर हैं उसके अंदर भी किसी किस्म की वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का अपॉइंटमेंट मेंबर का नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हम नई तालीमी पॉलिसी नाफिज कर रहे हैं, जिसके तहत हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हर कोई मराठी के साथ साथ मुल्क की दीगर ज़बानें भी सीखे। फडणवीस ने कहा कि हमने पहले फैसला किया था कि यहाँ मराठी लाजमी होगी, लेकिन इसके साथ साथ हर कोई अंग्रेजी, हिंदी और दीगर ज़बानें सीख सकता है। सरकार ने विचार किया कि जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने फिरकावाराना हम आहंगी को फरोग देने के लिए नागपुर में सद्भावना शांति सभा का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकल, विजय वडेट्टीवार समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस लीडरों ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मुल्क में तनाव चाहते हैं। कांग्रेस के सद्भावना शांति मार्च का मकसद अमन कायम करना, बाहमी दुश्मनी खत्म करना और गलत फहमियों को दूर करना है। बीजेपी और आरएसएस देश में तनाव चाहते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं। नागपुर जितना ऐतिहासिक जगह है, सारे लोग मिलजुल करके इधर मिलते हैं। नागपुर जैसे ऐतिहासिक सिटी में ऐसी घटना होना, इसके जिम्मेदारी इसका मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से आशीष कुरैशी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे भी आपसे हम उनको मदद करेंगे। सगळे सारखे प्रभूचे लेकर सारे तयाला सर्व एक आपल्याला ते सांगत असताना जगाला प्रेम करण्याचा आपण संदेश दिली पदयात्रा काढली। रघुपती राघव राजा राम पतित पावन ईश्वर अल्लाह नाम सबको सन्मती या विचारांनी आपण पदयात्रा काढली। मात्र त्या पदयात्रेमध्ये काही औपचारे कोणी होते त्यांनी सांगितले की पदयात्रा काढू नका। आता याच्यात विरोधाचं काय बहुमत होता, इथं शटर बंद करण्याचं काय कारण? शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के उस दावे की हिमायत की कि रियासत में तशद्दुद के पीछे बीजेपी का हाथ है। मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को वक्फ एक्ट के खिलाफ मुजाहरों के दौरान तशद्दुद हुआ था। संजय राउत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बाला साहब ठाकरे के आवाज़ के इस्तेमाल पर भी मीडिया के सवालात का जवाब दिया। पूरे देश भर में ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है, एआई का होता है और देश बहुत आगे जा चुका है, विश्व आगे जा चुका है और एआई टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे देश में बहुत से संशोधन हो रहे हैं। चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है, यूएस हमसे आगे निकल चुका है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो बार बार एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। अगर किसी ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। बाला साहब ठाकरे कुछ बोल रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से आकर और सच बोल रहे हैं ना। जब तक आप ये जो है ना क्या मिस्टर ग्रोक को पूछे जो बाला साहब ठाकरे ने कल बात की है वो सच है या झूठ है। अगर वो बोलेगा झूठ है तो मैं मानने को तैयार हूँ। चलो, बात की है बाला साहब ने नासिक के शिविर में और उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है। अब गद्दार को गद्दार नहीं कहेगा तो क्या कहेंगे बाला साहब ठाकरे? और ये गद्दार शब्द बाला साहब ठाकरे ने लाया जब एक नारायण राणे गए थे छोड़कर, उससे पहले और कोई गए थे।
तो गद्दारी का जो शब्द है, गद्दारी का जो अर्थ है, वो बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को समझाया था ना। तो ये कौन से इतने बड़े गंगा में और दूध में धुए हुए लोग हैं जिनके बारे में शब्द का इस्तेमाल ना करे। देखो क्या है, ये जो एकनाथ शिंदे वगैरह लोग हैं, उनकी एक पार्टी है, वो पार्टी अमित शाह जी ने बनाई है, उनके पार्टी के प्रमुख अमित शाह है। तो अगर उनको हमारे बारे में कुछ कंप्लेंट करना है तो अमित शाह के पास जाकर करिए। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने लाड़की बहना योजना में फंड कम करने पर रियासती हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह इलेक्शन के दौरान वोटरों को राग़िब करने के लिए गैर कानूनी तरीके से रकम तकसीम की जाती है, उसी तरह लाड़की बहना योजना की आड़ में कानूनी तरीके से रकम बांटी गई है। इलेक्शन में हमेशा ये आरोप लगता है कि लोग पैसे बांटते हैं, रात को पूरा जो है पुलिस का घेराव लगाया जाता है कि भाई कोई पैसे बांटने आने ना पाए, और कई बार पैसे पकड़े गए हैं। कोई लोग एक एक वोट का 1000-1000, 2-2000 रुपया देते हैं, फिर वोट लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये रोज़ाना सुनी जा रही है, बहुत सारे लोग ये करते हैं। अभी हमारी महाराष्ट्र के जिनकी सरकार है, इन लोगों ने 2,58,00,000 लोगों को जो है 1500 के हिसाब से लाडली बहना के नाम पे बांटा। मैं अगर ये कहूँ कि ठीक इलेक्शन के पहले ये पैसा बांटना, क्या ये उसी तरह नहीं है कि जो लोग इलीगल तरीके से पैसे बांटते हैं, ये जनता के पैसे लीगल तरीके से इलेक्शन के पैसे बांटा गया। अब चुनाव खत्म हो गया, आपने कोई चेक नहीं किया किसको दिया, आप जल्दी सबको पैसे दो, सबका वोट बटोर लिया आपने। अब आपने कहा कि अब इनको 2100 मिलेगा। इलेक्शन के पहले कहा था कि अभी तो 1500 दे रहे हैं, बाद में इलेक्शन के बाद 2100 देंगे। 2100 की जगह अब आप जो है इनको 500 देने की बात कर रहे हो। क्या मजाक बना रखा है लोगों ने। मतलब अब आपका मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो क्या उनसे वोट भी अपना वापस उनको देंगे? कर्मचारियों की तनख्वाहें इस लाडली बहना के खर्चे की वजह से कर्मचारियों की तनख्वाहें लेट हुई, नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में उर्दू जबान के हवाले से अहम फैसला दिया। अर्जी गुजारों ने अपने हक में फैसले पर जश्न मनाया। क्या है ये पूरा मामला, आइए एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले में वाक़ पातूर शहर की म्यूनिसिपल काउंसिल की नई इमारत पर उर्दू जबान में नाम लिखने का मसला गुज़िश्ता कुछ सालों से बहस और तकरार का मौजू बना हुआ था, मगर अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक तारीखी फैसला सुनाया है, जो न सिर्फ उर्दू जबान के वक़ार को बढ़ाता है बल्कि हिंदुस्तान के लिसानी हम आहंगी और सकाफती तनों की भी तस्दीक करता है। इस फैसले के बाद अर्जी गुजारों और दीगर अफराद ने जश्न मनाया और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। बगाड़े मैडम कलेक्टर, कमिश्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 2 मरतबा गया है उसके खिलाफ में क्या उर्दू बोर्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए ये केस हमने नगर पालिका ने और नगर सेवकों ने मिलकर लड़ा है और जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, हम उसका स्वागत करते हैं और उसकी वजह से सिवाय पातूर के पूरे अकोला जिला महाराष्ट्र में इसके मुस्लिम समाज के लोगों को खुशी की लहर लगी है। मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करता हूं और ये जो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष करके एक जो शेर दिया है उसका हकीकत में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि साल 1956 से पातूर म्यूनिसिपल काउंसिल की इमारत पर मराठी के साथ उर्दू जबान में भी दफ्तर का नाम तहरीर किया जाता रहा है। साल 2020 में जब काउंसिल की नई इमारत तामीर हुई तो 14 फरवरी 2020 को म्यूनिसिपल काउंसिल की जनरल बॉडी ने एक करारदाद मंजूर की कि नई इमारत पर भी मराठी के साथ उर्दू जबान में नाम तहरीर किया जाए। क्योंकि उर्दू जबान को हिंदुस्तान के आइन के 8वें शेड्यूल में तस्लीम किया गया है, तमाम बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली काउंसलर वर्षा ताई ने इस करारदाद की मुखालफत की और आर्टिकल 308 के तहत जिला कलेक्टर अकोला के सामने इस फैसले को चैलेंज किया। जिला कलेक्टर ने इनकी अपील कबूल करते हुए सिर्फ मराठी जबान में बोर्ड लगाने और मंजूर शुदा करारदाद को मनसूख करने के अहकाम जारी किए। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लीडर हाजी सैयद बुरहान ठेकेदार और उनके साथी काउंसलर्स ने कमिश्नर अमरावती की अदालत में अपील दायर की, जिसे मंजूर कर लिया गया। बाद में वर्षा ताई ने नागपुर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की, जो मुस्तरद कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई तौर पर मामला जिला मराठी जबान कमेटी को सौंप दिया।
लेकिन जब दोबारा हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई तो वो भी मुस्तरद हो गई। आखिरकार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील की, जिस पर 15 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उर्दू ज़बान की अहमियत और उसके तारीखी व सकाफती किरदार पर जोर देते हुए कहा कि उर्दू किसी मजहब की ज़बान नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी सरजमीन पर जन्म लेने वाली ज़बान है जो मुख्तलिफ सकाफतों को जोड़ने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। शिवसेना यूबीटी लीडर अंबादास दानवे ने वक्फ तरमीमी एक्ट पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने जो नुकात पार्लियामेंट में उठाया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एतराज जताया है। वक्फ बोर्ड के बारे में शिवसेना ने वक्फ के विधेयक को विरोध किया था। उसमें शिवसेना ने भूमिका रखी थी कि वक्फ में कोई गैर हिंदू नहीं होना चाहिए। अगर वक्फ में हिंदू गया तो मुस्लिम मुँह से मांगनी आ सकती है कि जो मंदिर है वहाँ पे भी कोई मुस्लिमों की नियुक्ति की जाए, इसी प्रकार की मांग आ सकती है। क्योंकि अगर वो वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के लिए है, मस्जिद मुस्लिमों के लिए, तो उसका प्रशासन मुस्लिम ही देखेंगे, उसमें हिंदुओं की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा शिवसेना समझती है। और यही बाजू कल कोर्ट में सामने आई है। यही हमने धोखा बताया था कि इससे हिंदू को तकलीफ वक्फ के माध्यम से हो सकती है। नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की वर्किंग सदर मर्जिया शानो पठान और उनकी खातून साथियों ने कोर्ट के अहाते में कत्ल इस्मत दरी के मुलजिम आसिफ मंसूरी को पीटने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते वहां मौजूद पुलिस अमले ने मुलजिम आसिफ को खवातीन के हाथों पीटने से बचा लिया और मर्जिया पठान को वहां से हटा दिया। मुलजिम को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज उसे अदालत में पेश किया गया। इस दौरान मर्जिया ने कहा कि दिन ब दिन लड़कियों पर मजालिम में इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुजरिमों में खौफ पैदा हो। उन्होंने मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने की मांग की। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। जिला जलगांव में भी एक रोज़ा धरना आंदोलन तहसील ऑफिस के सामने किया गया। इस मौके पर रावेर तहसीलदार के तवस्सुत से सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें वक्फ तरमीमी एक्ट की मनसूखी का मुतालबा किया गया। 2025 ये जो बना है ये पुराने वक्फ कायदे के खिलाफ है। इसमें जो है बहुत सारी ऐसी त्रुटि है जिसकी वजह से वक्फ की मालमत्ता मुसलमानों की मालमत्ता होने के बावजूद इस पर दूसरे कब्जा कर सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ऑल इंडिया लेवल की संस्था है, इसके साथ इसके कहने के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ समस्त रावेर के मुसलमान भी एक दिन के धरने पर बैठे हैं ताकि नया जो संशोधित वक्फ कायदा है वो रद्द किया जाए। कादरिया सिलसिले के मारूफ बुजुर्ग हजरत शाह नूरुल हुदा चिश्ती हुसैनी की उर्स तकरीबात का 16 अप्रैल से बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। 17 शव्वाल को असर की नमाज के बाद औरंगाबाद शहर के जिनसे इलाके से संदल माली निकाला गया, जो मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुँचा। यहाँ मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर फातिहा ख्वानी और महफिल समा का अहतमाम किया गया और तकारीब 3 दिन तक जारी रहेगी। इस दौरान कवाली और नात गोई की महफिलें भी होंगी। इस उर्स में शिरकत के लिए मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला से अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और इतने बड़े पैमाने पे ये करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। पहली मरतबा मैं हज़रत की बारगाह में संदल के लिए आया हूँ और यहाँ पे देखा उनके जो तो जिनसी से संदल निकला है और यहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी अच्छा है। कवाल लोग हैं, ढोल ताशे से जो तो संदल निकला, बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह इनको ऐसे ही जो तो नवाजे और माशाल्लाह जो है तो बारगाह का भी, मस्जिद का भी, इसका भी पूरा इंतज़ाम जो तो अच्छे से संभालते हैं। यहाँ पर जो तो अल्हम्दुलिल्लाह खुलदाबाद से लोग आते, कन्नड़ शरीफ से लोग आते और औरंगाबाद से लोग आते। औरंगाबाद के भी तमाम मशाइख़ निज़ाम जो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तो आते, सभी सदन में शिरकत करके जो तो हज़रत का फैज़ हासिल करते अल्हम्दुलिल्लाह। 11 बजे जो है तो महफिल समा का आगाज़ होता और 11 बजे से 3 बजे तक जो है तो महफिल समा होता और महफिल समा के बाद में जो है तो संदल मुबारक चढ़ाया जाता, हज़रत को पेश किया जाता अल्हम्दुलिल्लाह। और 18 तारीख को जो है 18 शव्वाल को महफिल समा 11 बजे होता इंशाअल्लाह। तो 11 बजे से 2 बजे तक महफिल समा होता।
नांदेड़ महाराष्ट्र से एक तशवीशनाक खबर सामने आई है। SRT यूनिवर्सिटी इलाके में पानीपुरी खाने के बाद बड़ी तादाद में तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मुतासरा तलबा में श्री गोविंद सिंह जी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और SRT यूनिवर्सिटी के दीगर इदारों के तलबा शामिल हैं। ज़रा के मुताबिक अब तक 31 तलबा को विष्णुपुरी के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जबकि कुछ तलबा का इलाज निजी अस्पतालों में जारी है। ये वाक़या बुध की रात पेश आया, जब यूनिवर्सिटी के करीब एक पानीपुरी की गाड़ी पर कई तलबा ने पानीपुरी खाई। रात होते ही तलबा को पेट दर्द, क़ै मतली और दस्त की शिकायत होने लगी। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कई तालीमी इदारे हैं और तलबा हॉस्टल या किराए के कमरों में रहते हैं। इन्हीं तलबा ने मुतासरा पानीपुरी की गाड़ी से खाना खाया था। दाखिल किए गए तलबा की उम्र 22 से 26 साल के दरमियान बताई गई। अच्छा जी, अच्छा कशामुळे झालं असं? पाणीपुरी बरं, कोणतं कॉलेज? GGS कोणतं? अच्छा GMC। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महाराष्ट्र के शहर पुणे में भी NCP-SCP की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान मोदी हुकूमत पर बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया गया। NCP के इलाकाई सदर प्रशांत ने बताया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। मोदी हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रही है। इस एहतजाज में NCP और SCP के सैकड़ों कारकुनों ने हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, गए साल के जो रेट थे क्रूड ऑयल के, उसके बावजूद यानी गए साल जो 84 डॉलर के रेट में क्रूड ऑयल मिल रहा था, आज वो 71 पे मिलने के बावजूद हमारे डीजल के और पेट्रोल के दाम सस्ते नहीं हुए। उसी के साथ अभी तो 8 दिन पहले गैस के रेट 50 रुपए से बढ़ाए गए। ये सब जो देखिए माहौल है, ये कभी तो भी पुनः महाराष्ट्र देश के लोगों को टेक इट ग्रांटेड लेने का ही ऐसा हमारा आरोप है। यहाँ पे जाति और धर्मों में लड़ाई जंग। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।